Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study music, chapter 7, Thought. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, I hope all you are well and stay home safe and do your work properly, regularly. Now today we start our next chapter, chapter 7, Thought. देखिए बेटा, थॉट से अभिप्राय है हमारा कि 7 जो मेन स्वर है और 5 हमारे विकृत, शुद्ध और विकृत स्वरों को मिलाकर थाट की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम थाट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि थाट की उत्पत्ति कैसे हुई। तो थाट बहुत प्राचीन राग है, कब हुई, कैसे हुई। तो सबसे पहले जो थाट है, थाटों की संख्या राग विबोध नामक जो ग्रंथ है उसमें 23 मानी गई, लेकिन किस आधार पर ये थाट माने गए वह स्पष्ट नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्वर मेल कलानिधि, इसमें थाटों की संख्या 20 मानी गई, लेकिन इन्होंने भी अपना आधार स्पष्ट नहीं किया कि किस बेस पर क्लासिफिकेशन की है। उसके बाद चतुर प्रकाशिका में भी थाटों की संख्या मिलती है 19, लेकिन ये भी जनरल रीज़न इसका नहीं दे पाए कि कहाँ से थाटों की उत्पत्ति हुई और किस तरह से हुई। उसके बाद दक्षिण पद्धति के लेखक हैं पंडित वेंकटमुखी। इन्होंने गणित के आधार पर रागों की संख्या निर्धारित की 72 और उसको संगीतज्ञों ने अपना भी लिया और उससे सेटिस्फाई थे। डिससेटिस्फाई होने का कोई रीज़न किसी भी संगीतकार के पास उसका नहीं था, परंतु वह कहाँ के थे, दक्षिण के। तो दक्षिण के थे, तो उत्तर जो क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र वालों ने इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही एक्सेप्ट किया, ना ही इसको निगलेक्ट किया, कि ना ही इसको अपनाया और ना ही इसकी आलोचना की, कमी निकाल पाए। तो उसके बाद फिर उत्तर भारत में थाटों की जो संख्या को उन्होंने इसको ना अपनाया ना गलत माना, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पीछे रीज़न जो इन्होंने दिया था वो इसके एकदम सटीक था। तो नेक्स्ट उसके बाद पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ये 72 जो थाट थे, इनमें से 10 थाटों को चुना और बाकी जो थाट थे उनको इस 10 थाट के अंतर्गत रख दिया। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे जब आप LKG UKG क्लास में होते हो, प्री प्राइमरी क्लासेस में, तो आपको पहले ये आता है 1 डिजिट के प्लस के सम, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है 2 डिजिट के प्लस के सम, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है 3 डिजिट के प्लस के सम, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में होते हो तो आपको बोरो के सम्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हो कि सेकंड थर्ड तक आपके एडिशन के 2-3 चैप्टर आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप 6-7 में जाते हो तो एक ही चैप्टर आ जाता। उसके बाद फिर आप देखते हो कि एडिशन का सिर्फ एक चैप्टर आता है 4th-5th क्लास में, एक सब्ट्रैक्शन का आता है, एक मल्टीप्लाई का आता है, मल्टीप्लिकेशन का आता है, डिवीज़न का आता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट 7th क्लास में होते हो तो एक ही चैप्टर का नाम दे दिया जाता है न्यूमरल्स, और उसके अंदर सारे आ जाते। तो यही यहाँ पर वेंकटमुखी जी ने किया, जो मिलते जुलते थे उनको एक राग के अंतर्गत रख दिया गया। तो जो 72 थाट थे, तो इस तरह से जो 72 थाट थे उनको 10 थाटों के अंतर्गत रख दिया गया, जैसे हमने चैप्टर्स वो डिवाइड किए थे। तो आज जो हमारा प्रचलन रूप है थाट का वो कौन सा है, जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने 10 थाट दिए थे वो। अब आगे हम करेंगे कि थाट की परिभाषा क्या होती है, कि एक सप्तक में तीव्र, शुद्ध और आपके कोमल सभी जो 12 स्वर है उनमें से 7 स्वरों से क्या होती है,
थाट की उत्पत्ति होती है। तो एक सप्तक में शुद्ध, कोमल, तीव्र कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों से थाट का निर्माण होता है, जिससे रागों की उत्पत्ति होती है। थाट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मेल राग से भी। प्राचीन काल में थाट को किस नाम से जाना जाता था? मेल नाम से जाना जाता था। तो जो 10 थाट हैं उनका वर्णन इस प्रकार से है। कौन कौन से 10 थाट लिए थे? वो लिए थे बेटा, जो 10 थाट लिए थे, कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी। ये राग। तो जैसे अब हम क्या करेंगे, इन रागों का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो 10 नेम्स आपको याद करने हैं। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि 10 थाटों के नाम लिखिए जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने दिए थे। अब राग कल्याण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राग कल्याण में मैं होता है तीव्र। यह बात आप याद रखेंगे। तो इसमें आप कैसे लिखोगे? सभी रागों में आप 7 स्वर तो लिखोगे, सा रे ग म प ध नी। ये 7 स्वर आपने लिख लिए, क्योंकि 7 स्वर तो होते ही होते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मैं तीव्र है, तो हम मैं के ऊपर तीव्र का साइन लगा देंगे। तो ये हमारे स्वर किस राग के हो गए? राग कल्याण के। आगे फिर हम ये लिखेंगे सा रे ग म प ध नी। तो यहाँ पर आप 7 के 7 स्वर तो सबके लिखोगे। बस हमें क्या चेंज करना है? कौन सा शुद्ध है, कौन सा कोमल है, कौन सा तीव्र है और कौन सा शुद्ध, तीव्र, कोमल, इनका ध्यान रखेंगे। ये याद करेंगे तो हमारे सभी के बोल याद हो जाएंगे, जैसे हमने राग में किया था। अब राग बिलावल है, इसमें सभी शुद्ध है। तो जो शुद्ध थाट इसमें कहा जाएगा, जो आधुनिक काल का शुद्ध थाट है वो राग बिलावल है। मध्य काल में राग काफी को शुद्ध थाट माना जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा बिलावल थाट में सभी शुद्ध है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। राग खमाज में नी कोमल है, बाकी सारे शुद्ध रहेंगे। राग भैरव में हम रे और ध कोमल है, तो उसके नीचे लेटी रेखा लगा देंगे। उसके बाद राग पूर्वी, इसमें रे ध कोमल है और मैं क्या है? तीव्र है। ठीक है भाई। उसके बाद आगे हम तो पहले सारे लिखेंगे, सारे 7 के 7 स्वर हम सब में लिख देंगे पहले, और उसके बाद जो कोमल है उसमें कोमल, जो तीव्र है उसमें तीव्र, और जो शुद्ध है उसको हम शुद्ध ही रहने देंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे काफ़ी में क्या है? गैनी कोमल होते हैं। तो ऐसे देखिए, हमने सारे के सारे 7 स्वर लिख लिए। ये राग काफ़ी है, इसमें हम ग और नी, तो ये बन गया हमारा थाट काफ़ी। आशावरी में ग ध नी तीनों कोमल स्वर रहेंगे। भैरवी में रे ग ध और नी चारों स्वर कोमल रहेंगे। और तोड़ी में क्या रहेगा? तोड़ी में रे ग ध कोमल और मैं रहेगा इसमें तीव्र। इस प्रकार से हमने सभी रागों को कर लिया, सभी थाटों को कर लिया। उसके बाद हर राग का अपना एक प्रसिद्ध थाट का राग होता है। सबसे पहले तो जो थाट का नाम है वो एक
उसका एक राग तो वही होगा। उसके बाद जैसे राग कल्याण है, तो इसमें कल्याण तो है ही है, कल्याण के साथ साथ यमन, भोपाल, ये इसके प्रसिद्ध राग हैं। उसके बाद राग बिलावल, राग खमाज, तिलक कामोद, इसके राग देश प्रसिद्ध राग रहेंगे। भैरव के भैरव है ही, रामकली, गौरी। उसके बाद पूर्वी का पूर्वी श्री राग, बसंत, त्रिवेणी। मारवा में मारवा, सोहनी, यूरिया। तोड़ी में तोड़ी, देशी, मुल्तानी। तो इस तरह से इसके प्रसिद्ध राग रहेंगे। उसके बाद हम करेंगे कि थाट की विशेषता, इसके नियम। देखिए जो विशेषता थाट की है, शॉर्ट में हम उसको थाट की विशेषताएं लिख देते हैं, और अगर क्वेश्चन मार्क्स में ज़्यादा आ जाए तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है नीरस, कि इसमें किसी भी रस की अनुभूति नहीं होती, कि थाट में किसी भी रस की अनुभूति नहीं होती। थाट हमेशा क्या होते हैं, नीरस होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो थाट का नाम है वो किसी प्रसिद्ध, जो उस थाट का सबसे प्रसिद्ध राग है उसके नाम पर उस थाट का नाम रखा गया है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि संपूर्ण, कि थाट हमेशा संपूर्ण होते हैं, कि 7 के 7 स्वर होते हैं थाट में, कोई स्वर वर्जित नहीं होता। उसके बाद कर्मानुसार, जो थाट है वह हमेशा कर्म अनुसार ही होते हैं। सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद मैं के बाद प, प के बाद ध, ध के बाद नी। तो इस तरह से कर्म में होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। आरोह का होना आवश्यक है थाट में, आरोह होता है, अवरोह सेम उसका होता है, तो इसलिए अवरोह लिखे या ना लिखे वो कंपल्शन नहीं होता, लेकिन आरोह का होना कंपल्शन होता है। थाट में राग को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए थाट को राग का पिता भी कहते हैं, और एक थाट से कई राग उत्पन्न हो सकते हैं। तो 7th पॉइंट हमारा रहेगा इसमें, जो इसकी विशेषता रहेंगी कि जो थाट है उसको गाया बजाया नहीं जाता, वो राग को उत्पन्न जरूर करता है लेकिन उसको गाया बजाया नहीं जाता। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। तो आज आप लिखोगे राइट एंड लर्न। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन होगा, थाट पर एक संक्षिप्त, थाट के प्राचीन काल पर थाट की उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, जिसमें आप राग, विभोध, स्वर, कलानंदी और उत्तर पद्धति ये सारा लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि प्रसिद्ध 10 थाटों के नाम लिखिए, नारायण भातखंडे द्वारा चुने गए 10 थाटों के नाम लिखिए तथा उनका स्वर भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थाट की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। थैंक यू।